हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं अपने चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 05। इसके पहले 01 से 04 तक वही सेम बात मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो देख लेना। अब आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कैपेसिटेंस। अब तक काफ़ी पोटेंशियल कर लिया। लास्ट जो लेक्चर था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वहाँ तक ही तुमको पोटेंशियल के बारे में समझना था, तो हमने पोटेंशियल का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। अगर किसी भी पार्ट में पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं ट्राई कर दूंगा सॉल्व करने का। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। तो अपने को इस लेक्चर में या इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है मैं तुमको बता देता हूँ। तुमको बेसिक आइडिया पता चलेगा कि कैपेसिटर होता क्या है, कोई डिवाइस है या क्या है, बेसिकली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये सब। फिर उसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे हमने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देखा हुआ है, तो हम लोग कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या अफेक्ट होता है या कैसे वैल्यू चेंज होती है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो को जितना ईजी हो सके और जितना छोटा हो सके बनाने का, बट यू कैन अंडरस्टैंड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो लास्ट तक देखो तो अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ ऐसा काफ़ी भारी भरकम नहीं होने वाला है, बस टॉपिक्स थोड़े 2-3 टॉपिक्स हैं तो हम लोग सारे कवर करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस से। पहले समझ लेते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी होता क्या है। मैं कैपेसिटेंस डिफाइन करता हूँ। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, और जो डिवाइस इस चीज़ को रखता है या जो डिवाइस के पास ये प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। जैसे हमने देखा है रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस किसके पास होता है? रेजिस्टर के पास। वैसे ही कैपेसिटेंस किसके पास होता है? कैपेसिटर के पास। व्हाट इज दिस? इट इज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ये होता है कैपेसिटर का कैपेसिटी या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। मतलब किसी कैपेसिटर की एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी वो है जो उसकी एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। मतलब वो चार्जेस को स्टोर करता है, ये उसका एबिलिटी है और ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक डिवाइस है या कोई एक सब्सटेंस है जिसको मैं कैपेसिटर बोल रहा हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है? वो चार्जेस को होल्ड कर रहा है ना। तो हमको पता है कहीं पे भी किसी भी रीजन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रीजन इमेजिन करो, इस पे चार्जेस आएंगे तो होगा क्या, ज़रा समझते हैं। जैसे इस पे चार्जेस आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा ना। हमको मालूम है पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है KQ/R। इफ़ यू रिमेंबर, पोटेंशियल का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। KQ/R मतलब Q जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो उसका कैपेसिटी होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा या जितना ज़्यादा एबिलिटी होगा स्टोर करने का, उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहला चीज़ तो ये है कि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर चार्ज मैं बढ़ाता हूँ तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। मतलब मुझे कोई ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे चार्ज तो ज़्यादा हो बट पोटेंशियल कम हो। ऐसा इसलिए कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो एनर्जी स्कैटर होने का चांसेस होता है, मीडियम का ब्रेकडाउन होने का चांसेस होता है। तो वो सब बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बस अभी के लिए इतना समझ के रखो कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है और कितने कम पोटेंशियल पे वो स्टोर कर रहा है। तो उसका जो डेफिनेशन या कैपेसिटर का फॉर्मूला बनता है दैट इज Q/ΔV। ये होता है कैपेसिटर का कैपेसिटी का फॉर्मूला। अभी कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ है, इसके लिए मैंने तुमको एक लॉजिक दिया। लॉजिक ये कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा बॉडी पे उतना ज़्यादा उसने एनर्जी स्टोर करके रखा है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा कैपेसिटी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। दूसरा हो गया कितना कम पोटेंशियल डिफरेंस में है तो उतनी कैपेसिटी हाई, या जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस है उतना उसका कैपेसिटी हाई होता है। जैसे कोई एक जनरल, मैं आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का बात करता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर पे मैं जितने ज़्यादा चार्जेस लेके आऊँगा स्फीयर का पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा ना। तो मुझे पोटेंशियल ना बढ़ा के एबिलिटी बढ़ानी है या कैपेसिटी बढ़ानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q/V, जहाँ पे V क्या है? V है पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एंड Q है चार्ज ऑन द स्फीयर। ये Q हो गया इसका चार्ज और V हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो V इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटी इज डिफाइंड एज Q/V या Q/ΔV, वेयर Q is charge on the capacitor and delta V is potential
डिफरेंस। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर ऐसे समझ के चलो, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे ये कैपेसिटर कैसा क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स ये तो एक वैल्यू है। कैपेसिटर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एसआई यूनिट वुड बी कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट का एक नाम होता है दैट इज़ फैरड। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है उसका एसआई यूनिट होता है फैरड। ठीक है, ऑलराइट, फैरड उसका एसआई यूनिट हो गया। फॉर्मूला है Q बाई डेल्टा बी, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं फैरड। तो यूजुअली जो कैपेसिटेंस होता है वो 1 फैरड कब होगा, अगर उसको मैं समझना चाहूँ तो वो कैसे होता है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं रब करता हूँ। 1 फैरड के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटी 1 फैरड कब होगी, और देखते हैं कि 1 फैरड ईजी है या नहीं अटेन करना। मतलब यूजुअली 1 फैरड का कैपेसिटर बना सकते हैं या नहीं हम लोग। जैसे अगर मैं C का बात करूँ तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा बी, और कैपेसिटी 1 फैरड कब होगी, जब चार्ज 1 कूलम होगा और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा ना। तो 1 फैरड क्या है? 1 फैरड इज बेसिकली कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 कूलम का चार्ज रहना चाहिए अपने पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके। बट ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है 1 कूलम में अराउंड 10 रेज टू ऑलमोस्ट 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे लाना बाय मेंटेनिंग सच अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल। इसलिए 1 फैरड का जो कैपेसिटर होता है वो बहुत हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है। तो यूजुअली हमको 1 फैरड का कैपेसिटर मिलता नहीं है। तो यूजुअली हमको जो यूनिट्स मिलती हैं, यूजुअल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, वो कौन सी यूनिट्स हैं? वो बेसिकली है माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड होता है 10 रेज टू -6 फैरड। देन नैनोफैरड, नैनोफैरड होता है 10 रेज टू -9 फैरड। देन पीकोफैरड, पीकोफैरड होता है 10 रेज टू -12 फैरड। ये बेसिक यूनिट्स हमको देखने को मिलती हैं, या ये यूजुअल यूनिट्स हमको देखने को मिलती हैं। क्योंकि कैपेसिटी इतना हाई अटेन करना पॉसिबल नहीं है। मैं 1 फैरड का डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ। 1 farad is defined as that the capacity of a capacitor is said to be 1 farad if it stores 1 coulomb of charge by maintaining अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 1 फैरड का डेफिनेशन। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी 1 फैरड कब होगा? जब उस पे चार्ज 1 कूलम का हो बाय मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, या उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल बहुत छोटा पोटेंशियल है और 1 कूलम का चार्ज बहुत हाई चार्ज है। तो कैपेसिटी 1 फैरड की जो होती है वो बहुत हाई कैपेसिटी होती है, इट्स वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो यूजुअली हमको ये नंबर नहीं देखने को मिलता है। यूजुअल जो कैपेसिटर्स हमको मिलते हैं वो इन सब फॉर्म्स में मिलते हैं। मतलब माइक्रो फैरड वैल्यू का मिलेगा, नैनो फैरड का मिलेगा, पीको फैरड का मिलेगा। चाहे जहाँ भी जाओगे, लैब में जाओगे, हार्डवेयर के दुकान पे जाओगे, या जहाँ भी जाओगे, तो वो सब केसेस में तुमको ये सब मिलने वाला है। ठीक है, ज़रा मैं तुमको कैपेसिटर का बेसिक आइडिया दे देता हूँ। कैपेसिटर होता कहाँ है और कहाँ तुम देख सकते हो। जैसे कैपेसिटर का नाम है या कैपेसिटी होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ज़रूरत ही क्यों है ये डिवाइस का? ज़रूरत क्यों है? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि कोई कोई डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। बाद में मोशन या बेसिकली जब डिवाइस का फंक्शनिंग चालू हो गया तब उसको इतना ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल होता है सीलिंग फ़ैन। अभी सीलिंग फ़ैन कैसा होता है? सीलिंग फ़ैन को जब हम चालू करते हैं ना, तो उसको मोशन में सेट करने के लिए बहुत हेवी अमाउंट ऑफ टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो इतनी एनर्जी एक साथ जो चाहिए होती है वो आती है कैपेसिटर से। इसीलिए तुमने देखा होगा कि पंखे के ऊपर मोटर के बगल में एक हमेशा इतना बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। आई गेस सबने देखा होगा वो कैपेसिटर, एटलीस्ट सबके घर में सीलिंग फ़ैन है तो सबने देखा है। ठीक है, तो
आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो वो बेसिक कैपेसिटर होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ता है, बट एक तो ये है कि सीलिंग फ़ैन तुम देख के समझ सकते हो कि वहाँ कैपेसिटर का ज़रूरत है, और वो इसलिए है क्योंकि उसको किक स्टार्ट चाहिए होता है, ठीक है। किक स्टार्ट के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर। आई होप सबने इतना लिख लिया होगा पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने सिलेबस में कौन सा कैपेसिटर हमको पढ़ना है। एनसीईआरटी और एचएससी के सिलेबस में जो है वो कौन सा कैपेसिटर है उसके बारे में बात करते हैं, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ से देखा होगा कि जो फार्मूला फॉर कैपेसिटर है, ये एक नोट चीज़ डाल लेना, ये एक नोट में डाल लो। जैसे तुमने देखा कि कैपेसिटर का कैपेसिटी है Q/V, राइट, बट कैपेसिटर ना ही Q पे डिपेंडेंट है ना ही V पे डिपेंडेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुमने एक और फॉर्मूला देखा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, बट तुमको मालूम है रेजिस्टेंस ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। क्यों? तुम बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो सर? एक्चुअल में ऐसा है, ये V पे भी डिपेंड नहीं करता और I पे भी डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है ना, ρL/A। जिसने 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है या CBSE 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसको ये तो पता होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता है। मतलब बॉडी या किसी सर्किट या किसी वायर का रेजिस्टेंस वायर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि वायर के थ्रू वोल्टेज और करंट। इनफैक्ट वोल्टेज और करंट तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तुम सोचो वोल्टेज बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ऐसा थोड़ी होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो रेशियोज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये बात यहाँ पे भी ट्रू होगी। मतलब तुम सोचो अगर कि चार्ज बढ़ा दूँ तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, चार्ज बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इनफैक्ट ये बात याद रखना, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई तुमको बोले कि एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज इतने अमाउंट से चेंज हो गया, डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, तो बताओ कैपेसिटर कितना हो गया। या बेसिकली तुमको कोई बोले चार्ज डबल हो गया तो बताओ कैपेसिटी को क्या होगा, तो तुम ब्लेटेंटली लिख मत देना कि कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट कैपेसिटर दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी डिपेंड करता है कि कैपेसिटर बना कैसे है, ओके, उसके मेकिंग पे डिपेंड करता है, और जैसे ही बन जाता है उसका कैपेसिटी फिक्स हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस बना देते हैं हम लोग तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है ना, जब तक उसका लेंथ या एरिया नहीं चेंज करते हैं तब तक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपेसिटर दैट इज़ देयर इन आवर सिलेबस, जो अपने सिलेबस में है, और उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे ही, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स हो, चाहे जहाँ हो। तुमको ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर के कैपेसिटर के मिलेंगे तुमको, बहुत कैपेसिटर पे क्वेश्चंस बनते हैं। समझ लेते हैं क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरेलल प्लेट में दो प्लेट्स होती हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एज द नेम सेज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो प्लेट्स हैं इनका कुछ एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट, एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, तो दोनों सेम होते हैं, ये बात याद रखना। सो टू पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड क्लोजली या प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर हैविंग सेम एरिया सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस D। एक और कंडीशन है कि ये जो D होता है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन दिस एरिया। मतलब इट्स लाइक कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ऑफ कोर्स मेटल प्लेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टिंग प्लेट्स जिस पे तुम चार्ज रख सको। तो ये मेटल प्लेट्स हैं और इनको बहुत क्लोज रखा है। मतलब ये जो प्लेट का एरिया है इस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत बड़ा है। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो इसको बहुत ही क्लोज रखा है। तो देखो ये छोटी सी डिस्टेंस और ये बड़ा सा एरिया, सो A इज़ वेरी वेरी लार्ज दैन D, ठीक है। इस पर चार्जिंग वगैरह कर देते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर सपोज हमने चार्ज स्टोर किया, तो इस पर हम लोग चार्जेस हमेशा ऑपोजिट रखते हैं। मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस। सो टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस form a parallel plate capacitor. So let me just write, यही लिख देता हूँ मैं, two parallel metal plates having equal and opposite charges. Two parallel metal plates having equal and opposite charges separated by a
very small distance form a parallel plate capacitor। हो गया डेफिनेशन। काफ़ी बड़ा हो गया डेफिनेशन, बट परेशान मत हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। जैसे टू पैरेलल प्लेट मेटल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो कंसीडर कर लो इसका चार्ज है प्लस क्यू और इसका चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो और ये जो डिस्टेंस हमने बनाया है, ये डिस्टेंस क्यों स्मॉल रखा है या इनका सेपरेशन स्मॉल क्यों रखा है? क्योंकि हमको मालूम है सेपरेशन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेगा। जैसे हमको मालूम है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, हाँ या ना, सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर तुमको थोड़ा भी आइडिया हो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, तो ये होता है E इंटू डी। ये तुमने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, या तुमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ा होगा, तो मैंने उसका भी बारे में बताया है कि पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन क्या होता है। ये एक ही रिलेशन बार बार घूम फिर के आ रहा है, हम लोग देखेंगे। तो D इसलिए कम रखते हैं सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कम करने के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कैपेसिटी जो थी C was Q by V ना, तो V जितना कम रख सकें और चार्ज जितना ज़्यादा रख सकें, कैपेसिटर का कैपेसिटी उतना बढ़ जाएगा। बट एक्चुअल में तो हमको मालूम है Q और V चेंज करने से होता नहीं है। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला ही ऐसा क्यों आता है। लेट्स ट्राई टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी। हमको मालूम है कि कैपेसिटी होता है Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है, वेयर Q इज़ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, हमेशा याद रखना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हम लोग फॉर्मूला में Q यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेते हैं। तो तुम बोलोगे क्या सर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का चार्जेस अलग होगा क्या? तब तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। डेफिनेशन गलत हो जाएगा अगर चार्जेस अलग हो जाएंगे, तब डेफिनेशन अलग आएगा, तब वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा बट विद डिफरेंट चार्जेस। तो यूजुअली जो हम चार्ज लेते हैं बेसिकली उसको हम लोग लिखते हैं चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटेंस हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग भी होता है दोनों प्लेट्स पे। बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग रखते हैं कि चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे ना, तो ऑफकोर्स दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा था मैं, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलो निकाल लेते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो ये पॉजिटिव पैरेलल प्लेट है, तो पॉजिटिव पैरेलल प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड देखो, फील्ड कैसी होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अवे, तो मैं इसको बोल दूं E पॉजिटिव, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। इसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होगी, या नेगेटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव की फील्ड चार्ज की तरफ जाती है, तो ये E नेगेटिव। और हमको एक इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से फील्ड निकालने आता है। ये एक इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट, तुमको अगर याद आ रहा हो, हमने डेरिवेशन किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का देख लेना, वहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ का पूरे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, डोंट वरी, मिल जाएगा, ठीक है। ये एक इन्फाइनेटली चार्ज शीट है और उससे छोटे से डिस्टेंस पे हम लोग कहीं फील्ड निकालते थे, तो फील्ड जो आती थी वो डिस्टेंस को इंडिपेंडेंट आती थी, ये हमने बहुत डिटेल में समझा था। तो ये जो फील्ड आती थी इसका वैल्यू होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू नहीं याद है तो मैं बोलूँगा तुम जाओ पीछे या जहाँ से भी पढ़ के आओगे, पढ़ के आ जाओ बेसिकली कि इन्फाइनाइट चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होता है। तो यहाँ ये स्टेप में फंसोगे नहीं, बस ये स्टेप में नहीं फंसोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो फील्ड है और ये जो फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको पता है D, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, और Q बाई डेल्टा V किया तो कैपेसिटी मिल जाएगी, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। E पॉजिटिव कितना है, या दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोच के ज़रा बोलना, सिग्मा दोनों पे अलग अलग होगा या सेम होगा?
मैं बोलता हूँ सेम होगा, तुम क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मैं रीज़न बताता हूँ। सेम इसलिए होगा क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम है और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया भी दोनों प्लेट्स का सेम लिया है हमने, चार्ज भी दोनों प्लेट्स पे सेम लिया है, मतलब सिग्मा दोनों में सेम होने वाला है। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दिस इज हाफ प्लस हाफ यानी 1, यानी ये आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो ऐसी है। समझ में आई बात? और रिजल्टेंट फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब रिजल्टेंट फील्ड मिल गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। देयरफॉर डेल्टा वी वुड बी इक्वल टू ई नेट इंटू डी। चाहे ऐसे लिखो, चाहे तुमको फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन मालूम है, सिंस डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बताया है, देख लेना। गर्मी बढ़ गई है, चलो देखते हैं। तो यहाँ डी वी कितना है अपना, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, और हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नेट इंटू डिस्टेंस कितना है डी है, सब्स्टिट्यूट करो। ई नेट कितना है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस तो डी ही है, मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनली हम कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। कैपेसिटी होता है Q बाई डेल्टा वी, यानी ये हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा हमको मालूम है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा की जगह, या एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर ले लेता हूँ, सिग्मा की जगह आ जाएगा Q अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस। Q से Q कैंसिल, और फाइनली हमको C क्या मिल रहा है, देखो ये Q से Q कैंसिल, हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये A ऊपर चला जाएगा, यानी वी आर गेटिंग एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आया कैपेसिटर का कैपेसिटी। तो ज़रा ध्यान से देखो, कैपेसिटर का कैपेसिटी ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, ना ही चार्ज पे डिपेंडेंट है, इनफैक्ट वो डिपेंडेंट है प्लेट्स के एरिया पे और प्लेट्स के सेपरेशन पे। मतलब प्लेट्स का कितना बड़ा एरिया लिया है तुमने और प्लेट्स को कितना नज़दीक रखा है तुमने। जितना नज़दीक रखोगे डी जितना कम होगा, सी उतना हाई होगा, और जितनी बड़ी प्लेट्स लोगे यानी ए जितना ज़्यादा होगा, सी उतना हाई होगा। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक आइडिया। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने डिराइव कर ली है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है बार बार, तो तुमको पता होना चाहिए कैसे आता है ये, बाकी तो तुम समझदार हो। चलो एक काम करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ तुमको। मैं तब तक पानी पी लूँ। चलो मैंने पानी पी लिया है, अब मैं और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊँगा। अब फॉर्मूला मिल गया है, तो फॉर्मूले से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है वो ना तो चार्ज पे डिपेंडेंट है और ना ही किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ए और डी पे। सो फॉर्मूला अपने को मिल गया है, देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो देयरफॉर C इज हाई if A is large and D is small। मतलब बहुत बड़ी बड़ी दो प्लेट्स को एकदम अगल बगल में रखा तो कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब अब इन्हीं कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज़ और पैरेलल में लगाऊं तो क्या होगा सिचुएशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बहुत इजी टॉपिक है, परेशान मत हो, एकदम सिंपल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। देखो क्या है कॉम्बिनेशन, पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मेरे पास, अच्छा सिंबल तुमको बता दूं, जैसे अपने पास सर्किट में सिंबल्स होता था, रेजिस्टर का सिंबल ये होता है ना आर, वैसे कैपेसिटर का सिंबल होता है पैरेलल प्लेट का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है। दो पैरेलल लाइंस ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ द सिंबल फॉर कैपेसिटर। तो ऐसे मेरे पास तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ये एक प्लेट, दूसरा पैरेलल प्लेट, ये तीसरा पैरेलल प्लेट। ठीक है, सर के प्लेट्स पतले होते जा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है फाइन, ये लाइक दिस। और इसको मैंने किसी सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया है, लेट्स से कोई वोल्टेज है। मैं एक काम करता हूँ,
वी वोल्ट के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आया वी वोल्ट के थ्रू, ओके। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये एक बात याद रखना, सीरीज़ में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे इसका कैपेसिटी है C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका कैपेसिटी C3, तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा ये V1, V2, V3, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। बट सीरीज़ में करंट सेम रहता है। करंट मतलब नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, तो मतलब इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है। सो सिंस इन सीरीज चार्ज Q विल बी सेम एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड, है ना। तो वोल्टेज डिवाइडेड है, तो नेट वोल्टेज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जैसे सपोज इसका इक्विवेलेंट सर्किट आता है कुछ ऐसे, ये आया तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आई डोंट नो क्या आया है ये, और ये एक बैटरी लगी है V वोल्ट की, लेट्स कॉल दिस एज C इक्विवेलेंट, जिसका टोटल वोल्टेज है V, यहाँ पे वोल्टेज है V पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके लिए मैं लिखूं तो ये टोटल वोल्टेज को मैं अगर फाइनल ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा इसका प्लस इसका प्लस इसका, तीनों का वोल्टेज एडिशन। अरे हाँ या ना, टोटल वोल्टेज V क्या होगा, कुछ इसमें गया है, कुछ इसमें, कुछ इसमें, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V निकालना है मुझे, तो कैपेसिटर और वोल्टेज का रिलेशन हमको मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट। यहाँ से V अगर निकालना है तो V हो जाएगा Q बाई C, करेक्ट। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ फाइनल जो रिलेशन है V के लिए वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा, चार्ज सब में Q ही है, चार्ज सब में सेम है Q Q Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q Q Q कट गया, सो वी आर गेटिंग 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये फॉर्मूला तुमने शायद देखा है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते थे, तब तुमने देखा है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो उनका कैपेसिटी ऐसे फॉर्म में मिलता है, ठीक है। 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। आई होप सबने ये नोट डाउन किया है ये पार्ट। मैं तुमको थोड़ा और कुछ बताऊं, जैसे मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, फॉर n कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू डॉट 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 1/Cn, ओके फाइन। फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स, जैसे मेरे पास सारे के सारे सेम कैपेसिटर्स, सपोज कर लो सबका कैपेसिटी C सबका कैपेसिटी C है, और मैंने उन सबको सीरीज में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटी, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा ना, अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C अप टू डैश अपॉन C, है ना, n टाइम जाएगा ना 1 अपॉन C, तो सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे n अपॉन C मिल जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n तक ऐड करना है, तो टोटल n ही मिलेगा ना सब ऐड करके। तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, आई एम गोइंग टू गेट n अपॉन C, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से C इक्विवेलेंट मिल जाएगा C अपॉन n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं सेम कैपेसिटी के n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाऊं तो रिजल्टेंट कैपेसिटी उतने ही टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब अगर 4 कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटी के लगाए तो कैपेसिटी जो रिजल्टेंट आ जाएगी वो पर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है डिवाइड बाय 4, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी डिवाइड बाय 4। मतलब अगर देखो एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं, अगर मेरे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, सपोज 4 फैरड 4 फैरड के 4 कैपेसिटर्स हैं, और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो ये हो जाएगा एक का कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यानी 1। तो देखो कैपेसिटी 4 गुना कम हो गई, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो कैपेसिटी n टाइम्स कम हो जाएगी एवरी कैपेसिटर की। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि अगर सीरीज़ में मैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूँ तो सर्किट में कैपेसिटेंस कम हो जाता है। जैसे हम लोग रेजिस्टर्स कनेक्ट करते थे पैरेलल में, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कम हो जाता था।
तो वैसे ही अगर मैं सीरीज़ में कैपेसिटर्स लगा दूँ तो सर्किट में कैपेसिटी कम हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे मेरे पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं, दूर दूर बनाता हूँ आपस में, C1 C2 एंड लेट दिस बी C3। ये तीनों पैरेलल में लगाए हुए हैं, ठीक है। और इन सब को मैंने एक वोल्टेज V के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। अब हमको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होता है ना। यहाँ भी वोल्टेज क्या हो जाएगा V, यहाँ भी वोल्टेज V हो जाएगा, यहाँ भी वोल्टेज V हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये काफ़ी पहले पुरखों ने हमको बताई थी बात कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो हम लोग उनकी बात नहीं टाल सकते हैं। यहाँ पे आके चार्ज डिवाइड हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज अगर Q है तो यहाँ चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा Q1, यहाँ आ जाएगा Q2, यहाँ आ जाएगा Q3। तो इस केस में विल राइट सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज remains same but charge divides, so therefore total charge हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, इमेजिन कर लो ये रिजल्टेंट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C इक्विवेलेंट और इसमें टोटल चार्ज Q है, यहाँ एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, गुस्सा मत करना कि सर का डायग्राम ख़राब है। तो अगर कैपेसिटी C इक्विवेलेंट है, चार्ज Q है और वोल्टेज V है, तो फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, Q अपॉन V। यानी यहाँ से अगर मैं Q निकालूँ तो Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V ना, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये यूज़ करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेट Q की जगह आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू Q1 की जगह आ जाएगा C1 इंटू V, Q2 की जगह आ जाएगा C2 इंटू V, Q3 की जगह आ जाएगा C3 इंटू V। V कट गया तो C इक्विवेलेंट मिलता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे कैपेसिटी हो जाती है ऐड, मतलब अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया तो सर्किट में कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा या इक्विवेलेंट सर्किट जो कैपेसिटी देगा वो ज़्यादा हो जाएगा। सो फॉर n कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 डॉट 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 अप टू Cn एंड फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी n टाइम्स C। तुमको क्या करना है, C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स ऐड करना है ना, तो इट्स लाइक n टाइम्स C, ठीक है। ये नोट डाउन करो, फिर हम एनर्जी इन कैपेसिटर कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है चार्ज के फॉर्म में वो एनर्जी कितनी है। ओके, तो आज हम अभी देखेंगे कि ये कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है। कब से बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैपेसिटी है, तो कितनी है एनर्जी देख ही लेते हैं ना। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, ठीक है। चलो समझते हैं कैपेसिटर एनर्जी स्टोर ही क्यों करेगा, मतलब कैपेसिटर के पास क्या रीज़न है कि वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्यों नहीं वो एनर्जी उससे निकल जा रही है। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा 2 पैरेलल प्लेट है, तो अगर मैं इन पैरेलल प्लेट्स पे चार्जेस लेके आता हूँ, ज़रा ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज कैपेसिटर है, तो हम बोलते हैं ना कोई कैपेसिटर पे ऐसे चार्जेस होते हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है Q/V वगैरह वगैरह। तो ये जो चार्जेस आ गए हैं इसकी वजह से इसमें एनर्जी कैसे आई है ये समझो। ये ऐसे हुआ है कि जब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब 0 चार्जेस थे, तब इस प्लेट पे अगर कोई चार्ज मुझे लेके आना था तो कोई ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना अपोज करने के लिए। अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता तो अपोजिशन होता है। जैसे तुमको याद है पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था,
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से कैसा होता है, यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज Q1 उठा के लेके आता हूँ तो वर्क ज़ीरो लगता है, बट अब इस चार्ज के आ जाने की वजह से कोई दूसरा अगर चार्ज मुझे Q2 लेके आना है यहाँ पे, तो अब मुझे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला चार्ज इसको अपोज करेगा। समझा? देखो ना, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव लाने पड़ेंगे ना, तभी तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो अब इस पे जब मैं और पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ट्राई करूँगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। इनफैक्ट इसका चार्जिंग का मैं पूरा तुमको प्रोसेस इधर बताता हूँ। देखो, जैसे हम लोग ये पैरेलल प्लेट लेते हैं और इसको डीसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। अब तुमको समझ में आएगा कि एनर्जी आती ही क्यों है। देखो, ये बैटरी क्या करता है मालूम है, ये बैटरी यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और यहाँ ले जाके चिपका देता है। तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बैटरी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर ले रहा है और यहाँ ले जाके नेगेटिव चार्ज लगा दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस दूसरे हैं नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई दूसरा और नेगेटिव चार्ज नहीं था तो एक ही नेगेटिव चार्ज आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब सोचो, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का जब ट्राई करेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, छोड़ देगा अट्रैक्ट करना? करेगा ना अट्रैक्ट, है ना, क्योंकि उसका काम ही वही है अट्रैक्ट करना। तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब इस बैटरी को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में वर्क करना पड़ेगा, प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर लाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी तो करेगा। तो अब एक और नेगेटिव चार्ज लाना है तो इस बैटरी को इधर भी वर्क करना पड़ेगा। और जब भी हम किसी भी चीज़ पे वर्क करते हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए, ये नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे ये पेन नहीं चाहता कि इसको कोई ऊपर लेके जाए, ये हमेशा नीचे भागना चाहता है, बट जब मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। कौन से फॉर्म में एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी जब हम उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, कोई अगर पूछे कि कैपेसिटर के पास एनर्जी आती ही क्यों है, तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ऐसा प्रोसेस है जहाँ हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और जब भी ऐसा होता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी चार्जेस के फॉर्म में बढ़ेगी। ठीक है, कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज इज 0, है ना, चार्ज तो 0 है ना। और कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज़ बेसिकली जो भी, वो तो C बाई, कैपेसिटी तो प्लेट को बनाने पे ही फिक्स हो जाती है ना, कैपेसिटी A और D पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटी के बारे में मत सोचना कि कैपेसिटी क्या है, अभी हम लोग Q और V के टर्म्स में कैपेसिटी नहीं डिफाइन कर सकते, बस इतना समझो। अब आफ्टर सम टाइम इंस्टेंट या आफ्टर सम टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू t, चार्ज थोड़ा बढ़ के Q हो गया है और अब पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, Q हो गया है चार्ज और कैपेसिटर की कैपेसिटी तो Q ही है। यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ये बात समझ में आई क्या? देखो, पहले प्लेट्स के बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था जब 0 चार्ज था। 0 चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल एग्जिस्ट करे, हाँ है ना। तो अगर यहाँ हायर और यहाँ लोअर पोटेंशियल आएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। तो अब हमने थोड़े टाइम में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ला दिया है तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, और तुमको पता होना चाहिए बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चल रहा है। प्रोसेस, एक बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के यहाँ फिट कर रहा है, दैट्स व्हाट बेसिक चार्जिंग इज। तो जब ये हो गया है तो सपोज कर लो चार्ज Q आ गया इस पर। अब चार्ज Q किसी टाइम इंस्टेंट पे आया है, अब इस पर और चार्ज लेना है या और चार्ज लाना है। सो फर्दर the work done by external agent in bringing charge dq on the plates against the conservative force will be given by,
कैसे दिया जाएगा या कैसे मिलेगा? इट विल बी गिवन बाय dw एक्सटर्नल इक्वल्स टू, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। अगर तुमको वर्क डन का फॉर्मूला याद हो तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आता था। क्या होता था? ये होता था चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला चीख के मैंने बताया है तुमको पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन में ही कि पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। तो यहाँ से अगर मैं छोटा सा वर्क डन dw एक्सटर्नल लूँगा तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्या है dq, ठीक है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस q बाई सी। तो dw एक्सटर्नल, ये छोटा वर्क डन है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा q बाई सी इंटू dq। ये तो हो गया छोटा सा वर्क डन। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू अ वैल्यू क्या? कैपिटल Q। क्या हो जाएगी वैल्यू? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से कैपिटल Q, कहाँ से कहाँ चार्ज कर रहे हो? 0 चार्ज से लेके कैपिटल Q चार्ज तक लेके जा रहे हो ना, 0 से लेके कैपिटल Q तक। ये W एक्सटर्नल जो हमने निकाला है छोटा वर्क डन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू Q। जिसको इसको इंटीग्रेशन देख के परेशानी हो रही है, आई होप तुमने मैथ्स में किया होगा, नहीं किया है तो जल्दी ही कर लोगे, तो वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अभी परेशान मत हो, बस इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे रख दो कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ठीक है। मोस्टली तो सबने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक 12th में आ गया, अब तो कर ही लिया होगा यार, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं भी। सो दिस W एक्सटर्नल फाइनल वर्क डन कितना आता है देखो। अच्छा, ये जो वर्क कर रहे हैं हम, यही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी ना कैपेसिटर में, तो ये हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। सो इसको निकाल लेते हैं। W हो जाएगा, क्या कांस्टेंट है? आई थिंक 1/c कांस्टेंट है, तो 1/c बाहर आएगा इंटीग्रल Q dq 0 से कैपिटल Q, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 1/c। इसका इंटीग्रेशन होता है q²/2 और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल Q। सो देयरफॉर W इक्वल्स टू, कैपिटल Q डालोगे तो ये हो जाएगा q²/2c। 0 वाले में तो 0 हो जाएगा ना, तो वहाँ मत परेशान होना। सो देयरफॉर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज q²/2c। तो कोई कैपेसिटर जिसके प्लेट पे चार्ज है Q और जिसका कैपेसिटी है C, इतनी एनर्जी वो रखता है। मतलब कैपेसिटी जितनी हाई, एनर्जी उतनी हाई, सिंपल एज दैट। तो ये कैपेसिटर पे हमने पॉजिटिव चार्जेस लाए और इधर नेगेटिव चार्जेस लाए। तो कैपेसिटर के चार्जिंग में इतना वर्क हम करते हैं और यही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक है, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क is stored in the form of energy। ये ज़्यादा suitable statement है। So therefore U is equal to q²/2c। हम इसके और फॉर्म्स लिखेंगे, पहले इतना आई होप सब लोग लिख लोगे, लिख लो सब लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आई होप लिख ही लिया होगा, मैं साइड हो गया हूँ तो पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। इसके कुछ और फॉर्म्स देख लो, जैसे इसी एक्सप्रेशन के कुछ और फॉर्म्स हैं। क्या फॉर्म्स हैं? फॉर्म्स हैं कुछ ऐसे कि मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। देखो हमको मालूम है कि C होता है Q/B ना, तो सब्स्टिट्यूट करो और Q वहाँ से क्या मिल जाएगा? सिंस C इज इक्वल टू Q/B, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर U विल बी इक्वल टू q²/2 टाइम्स C की जगह क्या डाल दो? Q/B, राइट। ये Q से Q कट, V ऊपर चला जाएगा तो U आता है हाफ Q इंटू V। ये एक और फॉर्म आ गया। मतलब किसी पैरेलल प्लेट पे चार्ज है Q और उसके प्लेट्स में डिफरेंस पोटेंशियल का है V, तो कितनी एनर्जी है उसके पास? हाफ QV, ठीक है। और यहाँ से Q को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं C इंटू V, तो C इंटू V यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या आ जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ टाइम्स Q की जगह C इंटू V इंटू V। अरे ये Q की जगह तुमने सब्स्टिट्यूट किया CV, देखो Q इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से क्या मिल रहा है? ये यहाँ से मिल रहा है हाफ CV²। ये तीसरा फॉर्मूला एंड बस इतने ही है, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के, q²/2c
हाफ क्यू बी हाफ सी वी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इतना कुछ हमको करना था आज लेक्चर में। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है जो भी हमने लेक्चर में किया है। ध्यान से देखा करो लेक्चर, थोड़ा नोट्स वोट्स बनाओ तो अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लेक्चर से कुछ भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप द लेक्चर फॉर हियर। बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।